नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामगंज कस्बे में, जहां पर रामगंज की रियासत हुआ करती थी। इस समय हम वहीं पे पहुंचे हुए हैं और इस रियासत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज यहीं इसी राजघराने से ताल्लुक रखने वाले उनके वंशज आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस रियासत का इतिहास कितना पुराना है और कौन-कौन से राजा यहाँ पर हुए और आज क्या स्थिति है, सारी चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दीजिए। देखिए, हमारा नाम कुंवर जोत प्रताप सिंह है और हम रामगंज स्टेट से बिलोंग करते हैं। हमारे ग्रैंडफादर, हमारे बाबा साहब दीवान भगवती प्रताप सिंह, वो यहाँ के शासक थे और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, लोग यह भी बताते हैं कि जो अमरगढ़ की रियासत थी और रामगंज की रियासत, ये दोनों सगे भाई हुआ करते थे। यहाँ से कौन-कौन थे? इसके बारे में कुछ बताएँ? देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। राम सिंह और अमर सिंह, ये दोनों सगे भाई थे और ऐसा सुनने में आता है कि दलीपपुर भी इन्हीं के भाइयों में से थे। तो जब बंटवारा हुआ था तो दलीप सिंह ने अपने नाम से दलीपपुर बसाया था, अमर सिंह ने अपने नाम से अमरगढ़ बसाया था और राम सिंह ने अपने नाम से रामगंज बसाया था। तो मतलब उस समय में तो आपको क्या कुछ जानकारी हो कि जैसे भाई थे, जैसे आपने बताया, हमने पहले भी सुना है लोगों से कि रामगंज के राजा और अमरगढ़ के राजा, जो राजा अमर सिंह थे और राम सिंह थे, दोनों भाई थे। तो कि जो बंटवारा हुआ था उसमें कितने गांव किसको आए थे या कितने कोस में, क्या उस समय जो बंटवारा होता था कैसे होता था? राम सिंह छोटे भाई थे, अमर सिंह मझले भाई थे या बड़े भाई आप कह लीजिए उनको। जी जी। तो 9 और 11 का बंटवारा हुआ था। मतलब दोनों भाइयों में 9 और 11 का उस वक्त देखिए, जो भी गुरु हुआ करते थे, रियासत के जो गुरु हुआ करते थे, उन्हीं के कहने के अनुसार जो है ये सब चलता था। लोग बड़े धर्मभीर हुआ करते थे जी जी। बुजुर्गों में। तो 11 अमरगढ़ था, 9 रामगंज था। मतलब जितना हिस्सा था उसका 11 भाग जो था, 11 भाग वो अमरगढ़ का था और 9 भाग जो है वो रामगंज का था। तो ये रामगंज रियासत जो है वो पट्टी सैफाबाद हिस्से 9 के नाम से है। अच्छा, मतलब पट्टी सैफाबाद हिस्से 9 के नाम से जानी जाती थी। गजटेरियत में आप देखेंगे, प्रतापगढ़ गजटेरियत में देखेंगे तो भी आपको, अगर रामगंज स्टेट आप पूछेंगे रामगंज, तो आपको नहीं मिलेगा। पट्टी सैफाबाद हिस्से 9 के नाम से अगर आप गजटेरियत, प्रतापगढ़ गजटेरियत उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज जानना, जैसे राजा राम सिंह हुए, उन्होंने यह उनके नाम से ही इसका बाजार का नाम रामगंज पड़ा। तो हम जान राजा जो राम सिंह हुए उसके बाद उनकी वंशावली जो थी किस प्रकार से थी? अब देखिए, बहुत पुराना, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी जी। ये रामगंज रियासत जो है ये बहुत पुरानी है, मुगल पीरियड के समय से। जी जी। तो चूंकि नवाब वजीर अली शाह जो है वो अवध के नवाब थे और 16 जिले जो हैं वो अवध में कहे जाते थे। तो प्रतापगढ़ जिला भी अवध में ही आता था, अवध क्षेत्र में आता था। तो हम लोग जो है नवाबी के अधीन थे। अच्छा, वहाँ उस समय नवाबी के अधीन नवाब के अधीन हुआ करते थे। बाद में जब नवाबी खत्म हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवाब साहब को अरेस्ट कर लिया और पूरा उनका सब कुछ छीन लिया, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी रियासत का मुआवजा था वो दिया जाने लगा। जो पहले नवाब के खजाने में जमा होता था वो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट लेने लगी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोग बताते हैं कि जो रामगंज की रियासत हुआ करती थी, इन्होंने कभी अंग्रेजों की मतलब उस तरह से स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, कुछ विरोध रहा इनसे? इनका विरोध रहा है। दीवान रणधीर सिंह, हमारे, अब उनको आप कह लीजिए हमारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, अच्छा, दीवान रणधीर सिंह, जी जी, वो अंग्रेजों के बागी हुआ करते थे। अंग्रेजों के बागी। और वो कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। इसी के लिए उनको अरेस्ट किया गया, लखनऊ रेजिडेंसी में उनको कई महीनों तक जेल में रखा गया, उनको प्रताड़ित किया गया। और उसके बाद जब वो छूट करके आए तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी और काफ़ी अर्ली एज में ही उनका देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। जी। तो उनकी वाइफ थी हमारे ग्रैंडफादर की ग्रैंड मदर रानी अजीत कुंवर। जी।
वो जो है रियासत की मालिक हुई और उनके 2 लड़के थे, उनकी बहुत अर्ली एज में ही उन दोनों का देहांत हो गया था। कम उम्र में। बहुत कम उम्र में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उसका ये था कि जो भी रियासतें नावल्द हो जाया करती मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं वो वो अपने में मर्ज कर लिया करते थे, वो उसको अपने में मिला लिया करते थे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस चला, रामगंज रियासत ने लड़ा। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंग्लैंड में हुआ करती थी। हाँ, ब्रिटिश शासनकाल में। और इनके वकील बराबर जाया करते थे जी। लास्ट में क्वीन विक्टोरिया जब भारत आई तो उनके सामने भी ये मामला पेश आया, तो उन्होंने रानी अजीत कुंवर को पूरा पावर दे दिया उठा करके कि आप एज ए राजा की तरीके से उन्होंने पूरा पावर दिया। उनको ये भी अधिकार दिया कि अगर आप नावल्द हैं तो आप अपने ही परिवार में किसी के बच्चे को गोद लेकर के आप उसको जो है यहाँ का शासन दे सकते हैं। मतलब आप अपने परिवार के किसी भी बच्चे को आप गोद लेके उसे यहाँ का राजा बना सकते हैं। ये अधिकार जब तक वो मतलब बड़ा नहीं हो जाता तब तक केयर टेकर के रूप में काम करेंगे। केयर टेकर के रूप में आप काम करेंगी। तो उन्होंने अपने देवर के लड़के को, दीवान रणधीर सिंह के छोटे भाई के लड़के को उन्होंने गोद लिया। उनका नाम दीवान इंद्रपाल सिंह था। इंद्रपाल सिंह मतलब इंद्रपाल सिंह के बच्चे को गोद लिया था? नहीं, रणधीर सिंह के भाई के लड़के को। उनका नाम इंद्रपाल सिंह था। इंद्रपाल सिंह का शासन चलता रहा और रानी अजीत कुंवर के देहांत के बाद फिर इंद्रपाल सिंह यहाँ के शासक हुए, राजा वो दीवान इंद्रपाल सिंह हुए। और कुछ ऐसी प्रभु की विडंबना रही कि उनके भी कोई वंशज नहीं हुए। अच्छा। तो उन्होंने भी अपने ही खानदान के एक लड़के को गोद लिया, जो मतलब हमारे जो पहले राजा थे वो भी गोद लिए गए थे। गोद लिए गए। वो हमारे ग्रैंडफादर दीवान भगवती प्रताप सिंह हैं, ये भी गोद नसीन ही होकर के यहाँ रामगंज रियासत जी। और इनसे फिर हम लोगों का वंश चलता रहा। उनके बाद से लगातार जो है वंश चलता रहा। तो हम लोग दीवान भगवती प्रताप सिंह के वंशज हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे, जैसे इस समय यह रियासत है, तो आपकी जानकारी में क्योंकि अभी ये बहुत पुरानी नहीं लगती है, तो इसका निर्माण कब हुआ होगा? जो 1862 में। 1862 में। देखिए, इसके पहले पुराना कच्चा कोट था। वो यहाँ से थोड़ी दूर के बाद जो है एक पुरानी रामगंज बाजार है, वहां पर आज भी टीले वगैरह पड़े हुए हैं। वहां पर कच्चा कोट हुआ करता था, खपड़ैल जिसको कहते हैं, कच्ची दीवारें और खपड़ैल, इस तरीके से काफी बड़े में। तो ये रानी अजीत कुंवर, दीवान रणधीर सिंह की वाइफ, उनके हाथ का बनवाया हुआ है। 1862 में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। और ये मंदिर बना, तालाब बना और कोट का निर्माण हुआ। ये बना। तो ये 10-12 वर्षों में ये जाकर के कंप्लीट हुआ। 10-12 वर्षों में इसका पूरा निर्माण कंप्लीट हुआ। फिर वो पुराने कोट से आकर के यहाँ पर रहने लगे। तो एक चीज ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया इस कोट का निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोग आके रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे रियासतें जब समाप्त हुई तो आज इस रियासत के पास कितनी जमीन बची हुई है? कितनी दूरी में इस रियासत, ये पूरा जो महल, मंदिर या तालाब है, कितनी दूरी में फैला हुआ है? देखिए, ये जो रामगंज कोट के नाम से है, जिस हम लोगों का रेजिडेंस जो है वो रामगंज कोट कहा जाता है। ये लगभग 8 बीघे में है। 8 बीघे में फैला हुआ कैंपस है इसका। इससे सटा हुआ राम जानकी मंदिर है और लगभग 2 बीघा राम जानकी मंदिर भी का कैंपस है। अच्छा, 8 बीघे कोट का है, 2 बीघे राम जानकी मंदिर का भी कैंपस है। और अब हम लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। तो ये जैसे सारी चीजें बनी हुई हैं, आज भी ये चीजें चली आ रही हैं, कैंपस बना हुआ है, लेकिन इसकी इमारत इतनी विस्तृत रूप में बनी थी कि अब उसकी मरम्मत करा पाना थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। देखिए, रियासतें हुआ करती थी, उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था और कुछ बुजुर्गों का ऐसा रहा कि उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम का कोई ऐसा जरिया नहीं रखा। जैसे कॉलेज बना, जो है उन्होंने बनवाया हमारे ग्रैंडफादर ने 1942 में। किसने बनवाया था? हमारे ग्रैंडफादर दीवान भगवती प्रताप सिंह। बाद में कुछ ऐसा कारण रहा कि उन्होंने उठा करके इसको पंडित मुनीश्वर दत्त जी, एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे प्रतापगढ़ के, उनको हैंडओवर कर दिया उन्होंने। जो विद्यालय उन्होंने बनवाया था वो लगभग उसके लिए कितनी जमीन दी गई थी रियासत की तरफ से? 100 बीघा।
100 बीघे 100 जमीन। बीघा जमीन उन्होंने विद्यालय रामगंज को दिया था। अब वह विद्यालय जो है किसके माध्यम से संचालित हो रहा है? देखिए, ये पंडित रामराज शुक्ला जी थे, स्वर्गीय पंडित रामराज शुक्ला जी, और उनके देहांत के बाद उनके लड़के हैं पंडित श्याम किशोर जी, अब वही इसको संचालित कर रहे हैं। तो एक चीज कहा जाता है कि यहाँ पे लगातार जब रियासतों का विलय हुआ, उसके बाद देश के आजाद होने के बाद बहुत सारे जो अस्वस्थ थे, आज भी क्या वह आप लोगों के पास हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं? नहीं, जब रियासतें खत्म की हुई और सन 47 में भारत स्वतंत्र हो गया, रियासतों का विलय भारत सरकार में हो गया, तो जो भी रियासतों के पास अस्त्र-शस्त्र थे वो गवर्नमेंट के अधीन हो गए और गवर्नमेंट के मालखाने में वो जमा हो गए सब। आप कुछ पुरानी तलवारें वगैरह जो कि रखी हुई हैं यादगार के रूप में, शादी ब्याह के मौके पर जो है वो यूजलेस हैं, कोई उनका यूज नहीं है। बस ये है कि एक रियासत के हैं तो उसको पहन करके भाई वो मतलब अपने वैवाहिक कार्यक्रम वगैरह वैवाहिक कार्यक्रम में किसी फंक्शन में बस यही होता है। बस यही चीजें अब रह गई हैं बस। और देखने पे जैसा कि बहुत ही विस्तृत आपने बताया 8 बीघे में हमने यहाँ पे पूरा देखा भी जिस प्रकार से बना हुआ है, तो ये सारी चीजें लगातार चली आ रही हैं। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो क्या सरकार के माध्यम से जो तालाब वगैरह हैं उनका कोई सौंदर्यीकरण का कुछ मतलब आपको लाभ मिला या कुछ हो सका उसके लिए? देखिए, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, कई बार हमने किया, और एक बार श्री कलराज मिश्र जी भी रामगंज आए हुए थे, यही मंदिर पर अपने हमने उनका प्रोग्राम करवाया था, उनका बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है, और उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था। और हमारे भूतपूर्व विधायक श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी थे, वो हमारे विधायक भी रहे, बाद में हमारे मंत्री भी रहे, उनसे भी कई बार हम लोगों ने कहा कि देखिए, अब कोई ऐसा हम लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि इतनी बड़ी मंदिर को या इस तालाब को हम लोग जीर्णोद्धार करा सकें, तो अगर आप सरकार के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार करा देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक जन का कार्य होगा। माना तो उन्होंने, कई बार माना, लेकिन फिर नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है हम लोगों का। लेकिन एक चीज सुनने में आता है कि जो यहाँ पे उस समय जब कलराज मिश्र जी आए थे तो उन्होंने इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ घोषणा वगैरह करके गए। जी हाँ, उन्होंने 2 लाख रुपया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए और कुछ तालाब के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने किया था। बाद में उस वक्त के वर्तमान डीएम करीब 2 महीने के बाद हमारे पास ऐसी खबर आई कि डीएम साहब ने आपको बुलाया है। मैं गया था जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पास, तो हम जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि देखिए, पैसा आया तो था मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन वो यहाँ दीवानगंज के पास एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है भगवान शंकर का, बेलखरनाथ धाम। तो उन्होंने कहा कि चूंकि शिवाकांत ओझा जी भी उस वक्त बीजेपी में थे, तो उनके माध्यम से वो सारा पैसा जो डीएम के पास आया था, जिलाधिकारी महोदय के पास आया था, वो सारा पैसा बेलखरनाथ धाम में ट्रांसफर कर दिया, बाबा बेलखरनाथ धाम में लगा दिया गया। तो हम लोगों को तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद भी हमने अपने विधायक जी से कई बार कहा इसके बारे में, तो अब देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। जैसा कि साथियों आपने देखा आज हमारे साथ थे, इन्होंने इस रामगंज रियासत के बारे में पूरी जानकारी दी और यह भी बताया कि आज इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है तो इसका जीर्णोद्धार कराना इनके लिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अब नहीं रही, तो जीर्णोद्धार कराना बहुत ही कठिन कार्य है। सरकार के शासन के जो भी यहाँ के विधायक रहे या जो भी बड़े नेता यहाँ पे आए, सबसे इन्होंने मुलाकात की और यह बताने का प्रयास किया कि जो मंदिर है, तालाब है, इनका जीर्णोद्धार कराया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हमने आपको दिखाई और दिखाने का प्रयास किया। तो साथियों, यह थी हमारी यहाँ रामगंज रियासत की पूरी जानकारी, जो कि हमने इनके ही वंशज से पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया और आपको दिखाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।